जय मां कामाख्या कामाख्या टूडे में आपका पुनः स्वागत है। आज एक नए विषय और नई चर्चा विषय पर चर्चा लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, विषय है राहु। राहु का प्रभाव, इस पर चर्चा है। ब्रह्मांड में स्थित पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित 9 ग्रहों में से प्रमुख 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि को छोड़ दे या छोड़कर शेष 2 छाया ग्रहों की बात करें, राहु केतु, तो राहु का विशेष स्थान है। हालांकि इन छाया ग्रहों का कहीं भी भौतिक अस्तित्व नहीं है, केवल आभास मात्र है, लेकिन अन्य प्रमुख ग्रहों की भांति इनका भी भूतल निवासी मानवों पर सीधा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, जिसके कारण राहु नाम के छाया ग्रह भी ज्योतिष जगत में अपना विशेष स्थान बना के रखे हुए हैं। राहु एवं इनकी वक्री गति, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में दक्षिण से उत्तर को गति करता हुआ क्रांति वृत्त को काटता है, तो वह पाद बिंदु राहु तथा जब चंद्रमा अपनी कक्षा से उत्तर से दक्षिण की को गति करता हुआ पुनः क्रांति वृत्त को काटता है 180 डिग्री पर, तो वह पाद बिंदु केतु कहलाता है। चंद्रमा कक्षा क्रांति वृत्त पर 0.5 डिग्री झुकी हुई है, अतः यह पाद बिंदु प्रत्येक बार थोड़ा पीछे की तरफ बनता है। यही वक्री गति कहलाती है। राहु का के बारे में अगर मैं कहूं, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जिसको तारे राहु मना उसको कौन मारे। राहु दानव और देव दोनों ही हैं। अमृत पान के बाद राहु दानव से देव बने। मूल स्वभाव रूप में वो दानव है। देव बनने के बाद में भी उन्होंने अपना स्वभाव पूर्णतः नहीं त्यागा। राहु देव का विभिन्न भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है मानव के जीवन पे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष पत्रिका में, जिसको हम कुंडली कहते हैं, कुंडली में 1 से 12 घर होते हैं, 12 राशियां हैं, जिनको हम 12 भाव भी कहते हैं। प्रत्येक भाव में राहु देव का क्या प्रभाव पड़ता है, आज की चर्चा उसमें है। प्रथम भाव में राहु होने से जातक रोगी, क्रोधी, दुखी, द्रव्यसेनी, शत्रुनाशक, अल्पसंतति, मस्तिष्क रोगी, स्वार्थी तथा सेवक वृत्ति वाला होता है। लग्न में राहु हो तो घर में सर्प अवश्य आते हैं। राहु लग्न में हो तो वह जातक अपनी बात मनवाने वाला, माइक हाथ में ले तो छोड़ता नहीं है। दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में जातक के अगर राहु है तो स्वाभिमानी प्रवृत्ति, जो उसकी प्रवृत्ति होती है ना, प्रकृति होती है, और स्वाभिमानी होती है। परिवारजन और मित्रों के लिए सदैव चिंतित, कुटुंब नाशक, अल्प संतति, मिथ्याभाषी, कृपण, शत्रुहंता तथा परिश्रम के पश्चात धन प्रदान करने वाला होता है। तीसरे भाव में राहु, तो तीसरे भाव के राहु से जातक विवेकी, बलिष्ठ, विद्वान, व्यसनी भाइयों के लिए हानिकारक होता है। नीच का राहु सदैव निर्धनता देता है। स्वगृही राहु सभी सुखों की प्राप्ति कराता है तथा जातक स्त्री, पुत्र संबंधी मित्रों से युक्त रहता है।
चंद्र राहु तृतीय भाव में हो तो सर्पदंश अवश्य होता है। शनि राहु हो तो उनके द्वारा भी हानि आती है। तीसरे भाव में राहु केतु होने से भाई बहनों में मनमुटाव होता है। तीसरे भाव में राहु राजबल से भी युक्त, यशस्वी, प्रतिष्ठित, धनी, दानी, विजयी, परंतु संतानों से और भाइयों से बैर कराता है। चतुर्थ भाव का राहु जातक रोगी, बंधुहीन, निम्न वर्ग के लोगों से प्रेम अधिक रखने वाला होता है। स्वभाव से क्रूर, अल्पभाषी, असंतोषी और माता को कष्टकारक होता है। पंचम भाव का राहु होने से जातक कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। आर्थिक स्थिति असंतोषजनक रहने के कारण सदैव चिंतित, भाग्यवान, कर्मठ, कुलनाशक, पत्नी सदैव रोगी। राहु पंचम में सर्प, साप दर्शाता है, अतः सर्प पूजा श्रेष्ठ होती है। पंचम में राहु केतु विवाह के बाद भी संबंध देता है। छठे भाव में राहु होने से जातक के शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। धन, पुत्र और सभी सुखों की प्राप्ति, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, आपसी विवाद में न्यायालय में सफलता, बलवान, धैर्यवान, दीर्घायु, अनिष्टकारक, शत्रुहंता होता है। सप्तम भाव का राहु। सप्तम भाव में राहु होने से जातक अधिक खर्चीला, व्यवसाय में असफल, अधिक श्रम से कार्य में सफलता, चतुर, लोभी, बात रोगी, दुष्कर्म प्रवृत्त, एकाधिक विवाह वाला, एक से अधिक विवाह करने वाला होता है। राहु सप्तम में और सप्तमेश शुक्र के साथ हो तो शादी तो देता है। सप्तम में राहु हो तथा सप्तमेश द्वारा भाव में हो तो 32 वर्ष की उम्र में शादी होती है। अष्टम भाव में राहु। अष्टम भाव का राहु जातक को रोगी के साथ साथ पाप कर्म करने वाला भी बनाता है। असाध्य रोगों की उत्पत्ति, कैंसर, दमा, पथरी, बवासीर, एक्जिमा आदि होती रहती है। जातक कठोर परिश्रमी, बुद्धिमान, कामी, गुप्त रोगी होता है। राहु अष्टम में तंत्र विद्या व ज्योतिष के लिए भी अच्छा होता है। अष्टमेश राहु की दशा में महाकष्टकारी समय निकलता है, क्योंकि यह नवम भाग्य, पिता, धर्म का द्वादश हानि भाव है। राहु अष्टम में हो और शुक्र के घर में हो तो गुरु की दृष्टि ना हो तो राहु शुक्र की दशा में जातक को जेल जाना पड़ सकता है। यदि अष्टमेश अथवा अन्य पापी ग्रह के साथ राहु केतु अष्टम में हो तो मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है। मेष राशि का अष्टम का राहु आर्थिक दृष्टि के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। मित्रों, अष्टम भाव में राहु केतु के स्वराशि में धार्मिक दिशा देता है। अब हम बात करेंगे नौवें का राहु। नवम भाव में राहु से जातक धार्मिक प्रवृत्ति, निंदनीय कार्य करने वाला, अच्छे कार्यों में बाधा, धनहीन होने वाला, शत्रु उत्पन्न करने वाला होता है। मित्रों, अब हम बात करें ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रमुखता प्रदान है। कालपुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह दूसरे अर्थात संपत्ति, सुख तथा सप्तम स्थान अर्थात भार्या या पार्टनर, लाइफ पार्टनर का स्वामी होता है। शुक्र ग्रह सुख, संपत्ति, प्यार, लाभ, यश, क्रियात्मक क्रिएटिविटी का प्रतीक है। शुक्र ग्रह के उच्च तथा अनुकूल स्थिति होने पर सभी प्रकार के सुखों, साधनों की प्राप्ति, कार्य में अनुकूलता तथा यश, लाभ तथा सुंदरता की प्राप्ति होती है। इस ग्रह से जीवन में ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है तथा परंतु विपरीत स्थिति या प्रतिकूल स्थान पर हो तो सुख में तथा धन ऐश्वर्यता में भी कमी संभावित होती है। शुक्र ग्रह की दशा या अंतर्दशा में सुख तथा संपत्ति के प्राप्ति का योग बनता है, किंतु शुक्र ग्रह भोग तथा सुख का साधन होने
से इन दशाओं में मेहनत या प्रयास की भी कमी प्रदर्शित होती है मित्रों। यदि यह दशा उम्र की परिपक्वता की स्थिति में बने तो लाभ होता है, किंतु दशा शुक्र की या अंतर्दशा कैरियर के अध्ययन के समय बने तो पढ़ाई में बाधा, कैरियर के अंदर रुकावट, भटकाव, सफलता बाधित होती है। एकाग्रता की, आपके कॉन्सेंट्रेशन की कमी तथा स्वप्न की दुनिया में विचरण करने से दोस्ती या सुख तो प्राप्त होता है, किंतु अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के मार्ग में प्रयास में विचलन और कैरियर बाधित हो सकता है। कैरियर की उम्र में शुक्र की दशा चले तो अभिभावक को बच्चे के व्यवहार में नियंत्रण रखते हुए, अनुशासित रखते हुए लगातार अपने प्रयास करने के ऊपर जोर देने के लिए, कैरियर की बाधाओं दूर करने के लिए प्रयासरत रहें। साथ ही ज्योतिष से सलाह लें। यदि शुक्र का असर व्यवहार पर दिखाई दे तो यह ग्रह की शांति के साथ नियम से दुर्गा कवच का पाठ करना उपयोगी और लाभदायी होता है। शुक्र का प्रभाव, शुक्र की दशा मेष राशि वालों के लिए अच्छी नहीं होती। यदि कुंडली में शुक्र छठे, आठवें, 12वें व पाप ग्रहों से युक्त हो, दुष्ट हो, तो व्यक्ति को शुक्र से संबंधित कई रोगों का सामना करना पड़ता है। अगर सप्तम भाव में बुध और शुक्र हो तो एक स्त्री होती है, और सप्तमेश व द्वितीय शुक्र के साथ पाप ग्रहों के साथ छठे, आठवें, 12वें में स्थित हो तो एक स्त्री मर जाती है, फिर उसका पुनः विवाह होता है। मिथुन लग्न में बुध, शुक्र, केतु और राहु तथा सप्तमेश गुरु दूसरे स्थान में पाप ग्रह के साथ हो, वह शनि 7वें भाव को देख रहा हो तो 2 विवाह होते हैं, लेकिन दोनों स्त्रियां मर जाती है। कन्या लग्न हो और लग्न में शुक्र नीच का हो तो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों से भी संसर्ग करती है। शुक्र धन भाव में हो और सप्तमें से 11वें भाव में हो तो जातक का विवाह 19 से 22 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। शुक्र पंचम भाव में हो और राहु चतुर्थ भाव में हो तो जातक का विवाह 31 से 33 वर्ष की उम्र में होता है। लगने से शुक्र जितना नजदीक होता है, विवाह उतना ही जल्दी होता है। शुक्र और मंगल चतुर्थ, छठे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो जातक प्रेम विवाह करता है। शुक्र मंगल के साथ छठे भाव में हो तो मनुष्य गामी होता है। शुक्र मिथुन या तुला राशि में हो तो स्त्री पुरुष दोनों ही कामी होते हैं। मित्रों, राहु की चर्चा के साथ में शुक्र की चर्चा अनिवार्य है। मित्र, तो शनि की चर्चा भी करनी होगी, क्योंकि शनि राहु से भिन्न नहीं है। अगर राहु 10वें भाव में हो तो एक काम पे जातक का मन नहीं रहता। शनि की राशि है, मित्र की राशि है, फोकस कैरियर पे नहीं बढ़ा। 11वें भाव में अगर राहु की उपस्थिति है तो भी जातक, शनि के घर में राहु बैठे हुए हैं। अब यहां पे अगर जातक को लाभ लेना है राहु से तो गुरु की दृष्टि राहु पे होनी चाहिए। द्वादश भाव में अगर राहु है तो स्वाभाविक रूप से जातक विदेशों से संपर्क करके अच्छा धन कमाएगा, लालची होगा, अनेक माध्यमों से वो धन कमाएगा जो उचित माध्यम नहीं होंगे, घर से दूर रहेगा। राहु के साथ में अगर बुध की युक्ति 12वें घर में हो तो सदैव बुध का ही सहारा लेना होगा। मित्रों, अगली चर्चा मैं आपके सम्मुख केतु के साथ, क्योंकि ये चर्चा कुछ बड़ा होता दिखाई दे रहा है, इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। तब तक आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हुए
पुनः अगली चर्चा में अगले विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए जय मां कामाख्या। आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करें, तरक्की करें, ऐसी कामना करते हुए आपसे आज्ञा ले रहा हूँ। जय मां कामाख्या।